हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या फिर आप इसे पीवी फैक्टर भी कहते हैं। हमारे चाहे यूएससीएमए ले लीजिए, चाहे सीपीए, चाहे एसीसीए, हर कोर्स के अंदर पीवी फैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके कई बार कॉन्सेप्ट्स थोड़े से स्टूडेंट्स के वीक रहते हैं, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आज जो है आज को अपन ईयर ज़ीरो कह सकते हैं, मतलब प्रेजेंट है ये एक तरीके से। ठीक है, और हमने आज 100 रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट किए। ठीक है, और एक साल बाद जो है वो हमें 10% रिटर्न चाहिए। तो बताओ एक साल बाद कितना पैसा हो जाएगा? 100 का 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, राइट। 100 इंटू 1.10 अपन ने कर दिया। तो ये जो आपने 100 इंटू 1.10 किया है, इसे स्टूडेंट आप क्या कह सकते हैं कि आज 100 रुपये लगाए थे, 110 हो गए एक साल बाद। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंपाउंडिंग करना। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग करना, मतलब कोई भी चीज़ को आगे लेके जाना। ठीक है ना, प्रेजेंट से आगे लेके जाते हो तो उसे क्या बोलते हो? कंपाउंडिंग। स्टूडेंट्स, जब हम 110 से अगर वापस पीछे की तरफ आएंगे, 110 से अगर दोबारा 100 की तरफ आएंगे, ठीक है ना, या फिर ये कह लो ईयर 1 से लेकर ईयर 0 की तरफ वापस आएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इसका उल्टा होता है डिस्काउंटिंग। कैसे करोगे आप? वापस कैसे आओगे बताओ? अगर मुझे 100 लाना है 110 से वापस, कैसे आएगा? 110 डिवाइडेड बाय 1.10। ऐसे किया तो क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वर्क करता है। हमें कंपाउंडिंग ज़्यादा यूज़ नहीं आता, क्योंकि कंपाउंडिंग के अंदर हम करंट से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाते हैं। 100 से 110 पे जाना हमारे इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम होता है ना, या फिर ना के बराबर होता है, तो वो कंपाउंडिंग होता है। हम 110 से 100 की तरफ आते हैं। फ्यूचर से हम किसकी तरफ जाते हैं? वापस से प्रेजेंट की तरफ जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्काउंटिंग में कर क्या रहे हैं आप ध्यान से देखिए। जो भी कैश इनफ्लोज है हमारे सामने, जैसे 110 था, उसको डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस रेट से। तो 1 प्लस रेट, जैसे 1 प्लस रेट कितनी है? 10%। तो 110 को अपन ने डिवाइड कर दिया किससे? 1.1 से। तो इसे करने पे आती है डिस्काउंटिंग। एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को कि एक 3 साल हैं हमारे पास, कैश फ्लो है 100 100 100 इक्वल कैश फ्लो है, और पी फैक्टर दे रखा है 10%। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? देखिए, हमने डिस्कस किया था कि आप जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका कैश फ्लो होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस रेट का। ठीक है, तो इसमें भी यही करेंगे। कैश फ्लो 100 है तो 100 डिवाइडेड बाय 1.1। 1.1 क्यों आया? क्योंकि आप देखेंगे 1 प्लस 10% रेट चल रही है। ठीक है ना, तो 1.1 कर दिया आपने। फैक्टर है बेसिकली 1.1, है ना। फिर नेक्स्ट ईयर में 100 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1। फिर थर्ड ईयर में 100 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1। आपको हो सकता है क्वेश्चन आए, सर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप दोबारा सोचिए। आज मान लीजिए ईयर 0 है, आज को अपन ईयर बोलते हैं 0। ठीक है, 1 2 3 3 साल हैं अपने सामने। सपोज 100 रुपीज़ आज अपन इन्वेस्ट करते हैं और 10% रेट ऑफ रिटर्न अपन चाहते हैं, तो एक साल बाद 100 कितना हो जाएगा? एक साल बाद हो जाएगा 110। ठीक है, 100 प्लस 10%। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, 100 इंटू 1.1, 1.1 भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर बाद ये 110 कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि 100 तो स्टार्टिंग में था, फिर 1.1 इंटू 1.1 अगेन, और थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1.1, 1.1 इंटू 1.1। ठीक है, अगर आप करेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी? कंपाउंडेड वैल्यू आ जाएगी। दूसरे साल तीसरे साल इसको सॉल्व करेंगे तो। लेकिन हम कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। हम फर्स्ट ईयर की वैल्यू को पीछे खींच के लेके आ रहे हैं, 0 पे लेके आ रहे हैं। सेकेंड ईयर की वैल्यू को अगेन 0 पे लेके आ रहे हैं। थर्ड ईयर की वैल्यू को 0 पे लेके आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम 100 इंटू 1.1 कर रहे हैं कंपाउंडिंग करने के लिए, तो डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 1.1। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1.1। आपने मल्टीप्लाई किया था, अब की बार डिवाइड हो गया। फिर थर्ड ईयर में 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1.1
इंटू 1.1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कैलकुलेशन, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अगर हम 100 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आएगा 90.91, फिर सेकंड ईयर में आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.1, 1.1 डिवाइड वापस अगेन करने से 82.64, और थर्ड ईयर में आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.1 अगेन डिवाइडेड बाय 1.1 अगेन डिवाइडेड बाय 1.1 75.13। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही है ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू है, पीवी मतलब आज की वैल्यू है, 0 ईयर की वैल्यू है, और टोटल कर दिया तो 248.68। देखिए आज हम समझेंगे कि क्या इंटरप्रिटेशन होती है पी फैक्टर की, मतलब कैसे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को समझते हैं, कैसे कहते हैं, उसका रियल मीनिंग क्या होता है। देखिए एक मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर कैश फ्लो है ईयर 1 2 3 का 100 100 100, हर साल 3 साल तक 100 100 100 मिलेंगे। ये ईयर 0 तो अब आपको समझ में आ ही गया, ये प्रेजेंट होता है और ये सारी फ्यूचर होती है। और मान लीजिए पी फैक्टर 10% दे रखा है। अब आपको पहले तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने बताया था आपको, 100 डिवाइडेड बाय 1.1। 1.1 कैसे आएगा, आपको क्या करना है, किसी भी कैश फ्लो को डिवाइड करना है 1 प्लस रेट से। तो रेट अगर 10% है तो जो भी कैश फ्लो है उसमें 1.10 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 1 प्लस 10% कितना होता है, 1.10। तो आप जब पहले साल में 100 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे, मतलब जो भी कैश फ्लो है उसमें डिवाइड करेंगे 1.10 का, तो आएगा 91। सेकेंड ईयर में 100 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 फिर 83, और थर्ड ईयर में 100 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 1 प्लस रेट है, ठीक है ना, अभी क्योंकि ईयर 1 है तो आप कह सकते हो 1 की पावर आ रही है, फिर 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, ये पावर 2 हो गई यहाँ पे इसकी, और ये 1 प्लस रेट की पावर ये 3 हो गई, ठीक है ना। ऐसे भी आप कह सकते हो यहाँ पे तो ठीक है, अब ये अपन निकालना सीख गए, तो इस तरीके से आया। अब ये 91, 83 और 75 का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले साल के एंड में हमें अगर कैश फ्लो मिले 100 का, तो हम आज कितने पैसे पे करने के लिए तैयार है, उसके लिए 91। अगर हमें 10% रिटर्न चाहिए तो क्या मतलब है, वापस सुनिए कि अगर हमें 100 का कैश फ्लो एक साल बाद रिसीव होता है और 10% की रिटर्न चाहिए हमें, तो आज हम उस 100 रुपये को कमाने के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है, 91 पे करने के लिए तैयार है ना। ऐसे ही अगर 100 का कैश फ्लो सेकेंड ईयर के एंड में मिलता है तो आज हम कितने पैसे देने के लिए तैयार है, 83। और ऐसे ही थर्ड ईयर के एंड में अगर 100 का कैश फ्लो मिलता है तो आज हम कितने पैसे देने के लिए तैयार है, 75, प्रोवाइडेड कि अगर रिटर्न कितना है, 10% है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। इसी से आप जब ये कैपिटल बजटिंग में भी ये काम में आता है अपने, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है ना, और दूसरा ये लीज अकाउंटिंग में भी काम आता है, और आजकल तो अकाउंट्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं सब में पीवी फैक्टर का यूज़ होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं वापस से, कि मान लीजिए कैश फ्लो है 10,000, 12,000 और 9,000, ईयर 1 2 3, 3 सालों का आपको पी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। पी फैक्टर आपको दे रखा है 12%, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो अपन को प्रेजेंट वैल्यू निकालना आएगी, अपन ने लास्ट 3 क्लासेस में सीख ही लिया। कैसे सीखा बताओ, कि 10,000 डिवाइडेड बाय 1.12 ये पहले साल में आ जाएगी, फिर 12,000 डिवाइडेड बाय 1.12 डिवाइडेड बाय 1.12 ये सेकेंड ईयर में आ जाएगा, और थर्ड ईयर में 9,000 डिवाइडेड बाय 1.12 डिवाइडेड बाय 1.12 डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है। जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, जैसे मान लो एक बार निकाल के देखते हैं पहले ईयर का, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.12 किया तो 82, ये रहा, निकाला भी हुआ है मैंने वैसे, 8929 है ना, राउंड ऑफ कर दिया, वैसे 28.57 आ रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताया था लास्ट क्लास में, कि अगर हम 10,000 कमाना चाहते हैं एक साल बाद और 10% की और हम 12% की रिटर्न चाहते हैं, तो हमें आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 8929 का। 8929 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक साल बाद जो है 10,000 जो हमें मिल जाएगा, ठीक है, अगर हम 12% के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो। अब देखो इस प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, ये 8929 का निकालने का दूसरा तरीका भी होता है। कैसे निकाल सकते हो आप 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कर लो, क्या करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.893, ठीक है,
मैं खाली 893 लिख रहा हूँ, वैसे 8928 कुछ आएगा, लेकिन हमने 3 डिजिट ले लिया, सफिशिएंट है, और राउंड ऑफ कर दिया। अगर फोर्थ डिजिट 5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ कर दे करो आप थर्ड डिजिट को। तो 10,000 इंटू 0.893 करोगे तो देखिए लगभग यही अमाउंट आएगा 8929, ठीक है ना। राउंड ऑफ करने में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया वो आएगा, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल्स टू, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का देखो, वापस से इक्वल्स टू प्रेस कर दो 0.797, थर्ड ईयर में 0.712। मैं अगेन बता देता हूँ कैसे किया, आप करो देखो कैलकुलेटर में मेरे साथ। 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल्स टू 0.893, सेकेंड ईयर का 0.797, तीसरे ईयर का 0.712, ठीक है ना। और इनको फिर आप आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों तरीके ठीक होते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.12, या फिर आप 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करके फिर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। दोनों तरीके जो है एग्जाम में एक्सेप्टेबल होते हैं। एन्युटी फैक्टर के बारे में हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने कुछ वीडियोस डिस्कस कर लिए, उसी कंटिन्यूशन में आज ये वीडियो है। एन्युटी फैक्टर स्टूडेंट तब यूज आता है जब एनुअल कैश फ्लोज हर साल बराबर है। आप ये एग्जांपल देखिए, इसमें 4 इयर्स तक अपने को कैश फ्लो मिल रहा है और हर साल 20-20 हज़ार इक्वली मिल रहा है, 4 साल तक हर साल मिलेगा, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है पीवी फैक्टर 8% है। पीवी फैक्टर को अपन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। और ये 8% अपन को दे रखी है, अपन को यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखिए दो तरीके होते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के। अब एक तो ये कि 1 डिवाइडेड बाय 1.08 कर लीजिए इक्वल्स टू, तो पहले साल में आ जाएगा 0.926, फिर वापस इक्वल्स टू प्रेस किया फिर 0.857, ऐसे फिर इक्वल्स टू दोबारा प्रेस किया फिर 0.794 आ गया, और फिर इक्वल्स टू दोबारा प्रेस किया 0.735 आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, फिर आप मल्टीप्लाई करके और लास्ट में प्लस करके कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं एन्युटी फैक्टर का। ये तो सिंगल पीवी फैक्टर हैं, अलग अलग ईयर्स के पीवी फैक्टर हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि कैश फ्लो हर साल सेम है, तो क्यों ना एन्युटी फैक्टर यूज़ किया जाए। इसके लिए क्या करते हैं, आप 1 डिवाइडेड बाय 1.08 करिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, इक्वल्स टू एम प्लस मतलब मेमोरी है ना, आपके कैलकुलेटर में मेमोरी का बटन होता है, उसको प्रेस करिए, फिर इक्वल्स टू एम प्लस करिए, इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस। आप देखेंगे मैंने 4 बार किया है क्योंकि 4 ईयर्स है, 1 2 3 4, तो इसलिए अपन को यहाँ पे 4 बार करना है। इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, और लास्ट में एमआरसी। एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल का बटन होता है। तो जब आप 1 डिवाइडेड बाय 1.08 करेंगे इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, और लास्ट में एमआरसी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगा 3.312। इसको आप क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, ये कुछ नहीं है, ये 4 जो पीवी फैक्टर थे ना, इसका मैंने टोटल लगा दिया डायरेक्टली, ठीक है। और 20,000 से डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर सेम आ जाता है। आप इंडिविजुअल करेंगे तब भी यही आएगा 66,240, इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में प्लस करेंगे तब भी यही आएगा 66,240। और हमने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया है, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल्स टू एम प्लस करके 4 बार किया, फिर एमआरसी प्राइस कर दिया, तो भी क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर आता है। ये जो क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एन्युटी फैक्टर। क्या बोलते हैं वर्ड, एन्युटी फैक्टर। और हम लोग एग्जाम में अपना टाइम सेव करने के लिए, आपको पता है जैसे एन्युटी फैक्टर अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ अपने अकाउंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर अकाउंट्स दोनों के अंदर अपना टाइम सेव करने के लिए एन्युटी फैक्टर का अपन यूज़ ले सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर कैश इनफ्लोज जो हैं परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब क्या होता है कि लाइफ टाइम, जिंदगी भर तक हमें कोई कैश इनफ्लो मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको कहे कि कैश इनफ्लो हर साल 1 लाख मिलेगा, 1 लाख पर एनम, और ऐसा ये नहीं कह रहा कि 5 साल तक मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा, ये कह रहा है कि परपेचुअल मिलेगा, मतलब लाइफ टाइम तक मिलेगा, ज़िंदगी भर तक आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो बताओ इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स कि जब भी लाइफ परपेचुअल होती है, ये मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ, ठीक है, n नंबर ऑफ लाइफ है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, ऐसे करते हुए n नंबर ऑफ ईयर्स है अपने सामने, और हर साल कैश इनफ्लो जो है मान लो 1 लाख है, तो
ऐसे ऐसे है हर साल, तो हमें इन सब की क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब ईयर ज़ीरो पे जो वैल्यू निकलती है उसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ये नाव वाला फिगर होता है आज का, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट, और इसी को बोलते हैं ईयर ज़ीरो। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो भी एनुअल कैश फ्लो है उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिवाइड कर देते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न कितनी चाहिए हमें, 10%, और एनुअल कैश फ्लो कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 10% कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 लाख। ये लाइफ टाइम की प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। अब बात आती है सर ये काम कहाँ आता है, कोई इसका यूज़ है क्या। देखिए कई बार आपको, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, चाहे CMA में देख लीजिए, चाहे ACCA F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, या आप अकाउंट्स में देख लीजिए, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा डिविडेंड जो है वो मिल रहा है हर साल, बोलेगा 500 का डिविडेंड मिल रहा है, $500 का डिविडेंड मिल रहा है पर एनम, और कब तक मिलेगा, फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, हम किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं और बोल देगा कि आपको डिविडेंड मिल रहा है $500 का, ज़िंदगी भर तक मिलेगा। अब आपको बोलेगा भाई इन पूरे $500 की लाइफ टाइम तक की n नंबर ऑफ ईयर्स तक की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, इस 500 में डिवाइड कर दोगे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसका, तो सीधा जैसे ही आप ये डिवाइड करोगे तो पूरे लाइफ टाइम की प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाती है। NPV मेथड जो है आपने नाम सुना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो डिस्कस करते हैं। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई इनफ्लो आता है, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसमें से हम आउटफ्लो लेस कर देते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मतलब एक प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए आप, हम एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, और उसकी लाइफ 4 साल है। हर साल का कैश इनफ्लो 50, 60, 10 और 30 थाउजेंड्स में दे रखा है आपको, और आपको बोल रहा है कि रिक्वायर्ड रिटर्न आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट से 10% की, आपको NPV निकालनी है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले PV फैक्टर निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हमने इसको निकालना सीख रखा है, कैसे निकालेंगे, 10% की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ठीक है ना, मतलब 1/1 प्लस रेट होता है ये, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 करेंगे आप, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो 0.909 आएगा, दोबारा इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो 0.826, फिर वापस इक्वल्स टू 0.751 और 0.683, ऐसे करके ये 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, अपन निकालना सीख चुके हैं ऑलरेडी। हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.909 से तो 45,450 आ जाएगा, फिर सेकेंड ईयर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, ऐसे ये चारों फिगर्स अपने सामने आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे, और टोटल इनका लगा देंगे तो 1,23,010 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्यों बोला, क्योंकि ये कैश इनफ्लो था, जब इसकी हमने इसको PV फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आई गया अपने पास, उसमें से कॉस्ट ऑफ असेट्स लेस कर दो। कॉस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे होती है क्योंकि हम आज एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 1 लाख का, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 23,010 की। जब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, 123,010 हमें टोटल मिल रहे हैं और कॉस्ट लग रही है 1 लाख की, तो हमें यहाँ पे नेट में बेनिफिट हो रहा है। तो क्योंकि जब NPV पॉजिटिव होती है तो हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, मतलब प्रोजेक्ट को हमें करना चाहिए। ये होता है कैपिटल बजटिंग का एक बेसिक क्वेश्चन, NPV निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे एग्जाम्स में यूज़ आता है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का, NPV मेथड का। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग करते हैं तो NPV मेथड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो USCMA हो चाहे वो ACCA का एग्जाम हो, दोनों के लिए। NPV मेथड का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो डिफरेंस आएगा वो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। एक क्वेश्चन देखिए ज़रा, कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख है, कैश इनफ्लो 40,000 पर एनम, लाइफ 4 साल, मतलब हर साल कैश इनफ्लो सेम रहने वाला है और हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए 10%, आपको NPV निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि कैश इनफ्लो हर साल सेम है तो इसमें हम लोग यहाँ पे एन्यूटी फैक्टर का यूज़ करते हैं। हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया, एन्यूटी फैक्टर का भी यूज़ करते हैं,
जब हमारे पास कैश इनफ्लो हर साल सेम होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एन्युटी फैक्टर का यूज़ करते हैं। तो एन्युटी फैक्टर कैसे यूज़ करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस, और लास्ट में आपको MRC प्रेस करना है 2 बार, ठीक है। MRC मतलब होता है मेमोरी रिकॉल। करके देखते हैं जरा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करके देखते हैं जरा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस, और 2 बार MRC मैंने प्लस किया तो आ गया 3.1698। अब इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, 3.170 कर दीजिए, है ना। तो अपने पास कैश इनफ्लो हर साल का था 40,000 इंटू 3.170। ये ध्यान रखिए राउंड ऑफ क्यों किया अपन ने, क्योंकि 1698 है, तो जब भी जो फोर्थ फिगर होता है वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। अगला फिगर थर्ड को बढ़ा देंगे, और 3 डिजिट्स में ले सकते हैं, 3 डिजिट सफिशिएंट होती है, तो 3.170 ले लीजिए। 40,000 इंटू 3.170 किया आपने, 126,800 आ गया। ये क्या आया, ये आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, माइनस आप कैश आउटफ्लोज लेस कर दीजिए। कैश आउटफ्लो थे हमारे कितने, कॉस्ट ऑफ असेट थी 1 लाख, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, तो लेस कर दिया तो NPV कितनी आ गई, 26,800। अगर NPV पॉजिटिव आती है तो प्रोजेक्ट को हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोजेक्ट हमारी वेल्थ क्रिएट करेगा। वेल्थ के ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, शेयरहोल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करना, कि ऐसा काम करा जाए कि शेयर्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो, है ना, तभी शेयरहोल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती है। मतलब शेयरहोल्डर्स को अमीर बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। तो मान लीजिए एक कंपनी एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रही है, ठीक है, एक प्लांट को इवेल्युएट कर रही है जो उसको इन्वेस्ट करना है, और उसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो 5 लाख आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 3 लाख है, और NPV इस तरीके से 2 लाख निकल गई। आप NPV का फॉर्मूला जानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो NPV आ गई 2 लाख। अब अपन इसका मीनिंग समझते हैं कि ये है क्या। जैसे हम बोलते हैं कि NPV अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ये तो अपन जानते ही हैं, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए अगर स्टूडेंट्स NPV पॉजिटिव है, जैसे 2 लाख की NPV आ रही है, तो इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है। ये शेयर होल्डर्स की जो शेयर प्राइस है, मतलब जो मार्केट प्राइस है शेयर्स की, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कितने से इंक्रीज करेगा, मान लीजिए जो कंपनी है उसके पास ऑलरेडी 1000 शेयर्स हैं, कंपनी की पेड अप कैपिटल हमने बैलेंस शीट में जाके चेक किया तो कंपनी ने 1000 शेयर ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। तो अगर NPV 2 लाख है तो शेयर की प्राइस कितने से बढ़नी चाहिए, 2 लाख अपॉन 1000, मतलब पर शेयर कितने से प्राइस बढ़नी चाहिए, 200 से प्राइस बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अगर कंपनी ऐसा डिसीजन ले रही है जिसमें पॉजिटिव NPV है तो शेयर्स की प्राइस बढ़नी चाहिए। ये स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं रहती है कि पॉजिटिव NPV का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। शेयर्स की प्राइस इंक्रीज करती है। अब मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी कंपनी की 300 है तो 200 से और इंक्रीज हो जानी चाहिए, तो कितने की शेयर की प्राइस होनी चाहिए, 500 की शेयर की प्राइस होनी चाहिए। इसी से पता लगता है कि अब हमने चेक किया कि शेयर की प्राइस सपोज 450 आ रही है और होनी कितनी चाहिए, 500, तो हम बोलते हैं कि शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है मतलब आप खरीद सकते हो शेयर को, क्योंकि शेयर क्या चल रहा है, अंडर वैल्यूड चल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल बात ये याद रखनी है कि आपको पॉजिटिव NPV का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज करेगी, मतलब शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको आपने सुना होगा, PIB कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डिजायरेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप बताइए NPV मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो NPV निकल जाती है, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती है। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब अगर NPV निकालना है तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देते हैं, और PI निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, तो ये इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो कर लेते हैं।
आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया सर, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1 लाख की, और 4 साल की लाइफ है प्रोजेक्ट की, और हर साल कैश इनफ्लो 50, 70, 40 और 30 थाउजेंड्स में है, ठीक है, और 10% आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जिसको बोलते हैं। तो हमने पहले 10% के हिसाब से पीवी फैक्टर निकाल दिया 1 डिवाइडेड बाई 1.10 करके, इक्वल्स टू किया 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, ये अपन निकालना जानते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टोटल किया इन चारों का, ठीक है, ये 45, 450 और इन सब फिगर्स का टोटल किया, तो हमारे पास आ गया 153,500। अगर हमसे पूछ ले पहले एनपीवी कितनी है इस प्रोजेक्ट की, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हम एनपीवी में क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1 लाख, क्योंकि 1 लाख अपन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई 53,800, ठीक है, ये तो एनपीवी आई। लेकिन पीआई कैसे निकालेंगे, पीआई में हम इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो कर देंगे, ये इनफ्लो है और हम इसमें डिवाइड कर देते हैं किसका, आउटफ्लो का, तो पीआई आ जाएगा कितना 1.538 टाइम्स। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पीआई 1.53 मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर 1 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं, 1 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो आगे उसके बदले कितने रुपए मिलते हैं, कितने मिल रहे हैं 1.538 टाइम्स मिल रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हम अगर हर 1 रुपये पे कितने रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। कई लोगों को क्या होता है कि एनपीवी तरीके से समझ में आता है, अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, हाँ टोटल पॉजिटिव अमाउंट 53,800 आ गया तो एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। कई लोग बोलते हैं नहीं थोड़ा और दूसरे तरीके से बताओ, तो हम उसको बता सकते हैं कि आप 1 रुपये लगा रहे हो तो 1.538 टाइम्स कमा रहे हो, बस यही पीआई का ऑब्जेक्टिव होता है। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आपने आईआरआर इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग में पढ़ा होगा। आईआरआर मतलब क्या होता है, आईआरआर एक ऐसी रेट होती है जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। आप कह सकते हो कि आईआरआर पे एनपीवी क्या होगी 0, क्योंकि जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर हो जाएगी तो फिर एनपीवी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे 0। थोड़ा डेप्थ में समझते हैं क्या होता है ये एग्जाम्पल के थ्रू। एक कॉस्ट है, मशीन है एक, उसकी कॉस्ट है 1,20,000 और 3 साल की लाइफ है, और हर साल का कैश इनफ्लो ऐसे मिलेगा 60, 40, 50 थाउजेंड्स में। आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, पहले आपको एनपीवी निकाल के बतानी है। एनपीवी कैसे निकालते हैं, पहले पी फैक्टर निकाल लो और कैश इनफ्लो को पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 125, 130 है ना, 10% से आप पी फैक्टर निकाल ही लोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 125, 130, ठीक है। इसमें से कॉस्ट लेस कर देंगे तो आपके पास एनपीवी आ जाएगी 5130, 5130। ध्यान से स्टूडेंट, आईआरआर क्या होता है, आईआरआर एक ऐसी रिटर्न है जो हमें एक्चुअल में प्रोजेक्ट से मिल रही है। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट, मतलब हम प्रोजेक्ट से एक्चुअल में कितना % अर्न कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 10% है, तो हमारी एनपीवी आ रही है 5130, मतलब हम 5130 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 10% कॉस्ट देने के बाद भी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न परसेंटेज में अर्न कर रहे हैं, तो 10 से ज़्यादा कर रहे हैं, 10 से कम कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर 10 से ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन वो 10 से ज़्यादा कितना कर रहे हैं वो हम अगर एग्जैक्टली निकालें तो उसी को क्या बोलते हैं, आईआरआर। आईआरआर एक परसेंटेज में रेट ऑफ रिटर्न होती है, आप कह सकते हो इट इज़ अ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए एक्चुअल में कितना उस प्रोजेक्ट से अर्न कर रहे हैं। अब बात आती है कि आईआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारी 10% कॉस्ट पे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है 5130, तो आप सोचिए कि हम 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कम अर्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली सर हम 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तभी तो हम 10% कॉस्ट पे करने के बाद भी 5130 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना अपनी पॉजिटिव, तो इसका मतलब अपन 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। कितना अर्न कर रहे हैं परसेंटेज निकालनी है, तो उसी परसेंटेज को बोलते हैं आईआरआर। क्योंकि हम 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक आपको रेट अज्यूम करनी पड़ेगी, आपको रेट कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। क्योंकि आईआरआर को स्टूडेंट अपन कहते हैं कि आईआरआर सॉल्व करने का तरीका होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या होता है
कि आप ट्राई करो, गलती होगी, फिर ट्राई करो, फिर गलती होगी, फिर ट्राई करो, फिर गलती होगी। तो मतलब आपको क्या ट्राई करना है बार बार। आप जैसे अभी 10% पे आपने निकाला 5130 आ रहा है, तो आपको अगली रेट अज्यूम करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना, और उस पर ट्राई करना पड़ेगा कि क्या हम इतना कमा रहे हैं या फिर कितना अर्न कर रहे हैं एक्चुअल में। 15% आपने अज्यूम कर लिया, सपोज आप 15 की जगह 12 भी अज्यूम कर सकते थे, 13 भी कर सकते थे, 14 भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने 15 यहाँ पे कर दिया है। तो ईयर्स 1 2 3 आ गया, कैश इनफ्लो आ गया। अब 15% पे आप निकाल के देखिए कैसे निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 जब आप करेंगे इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू दबाएंगे तो ये 0.869 आया, राउंड ऑफ कर दिया 0.870 आ गया। ऐसे तीनों सालों का आपका पीवी फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब आपने जब यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेट करी तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 1,15,340, लेकिन कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी 120। कॉस्ट ऑफ असेट देखो कितनी थी 1,20,000 थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे एनपीवी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब समझ में आया हमें एक चीज़ कि अगर हम 10% पे डिस्काउंटिंग कर रहे थे तो हमारी एनपीवी आ रही थी 5130 पॉजिटिव, और अगर हम 15% पे डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो हम नेगेटिव चले गए, एनपीवी हमारी नेगेटिव आ गई कितनी 4660। इसका मतलब हमारा आंसर 10 से 15 के बीच में है। अब जो आईआरआर है क्योंकि 10 से 15 के बीच में है तो एग्जैक्टली अगर अपन को जानना है कितनी है तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। कि आईआरआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब आप आईआरआर के अंदर दो रेटें कैलकुलेट कर लेते हैं, एक लोअर डिस्काउंट रेट और एक हायर डिस्काउंट रेट, तो उस केस में आप एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसे कहते हैं इंटरपोलेशन। ये आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंटरपोलेशन कर रहे हैं। आप कह सकते हैं यूनिटरी मेथड भी है। फॉर्मूला क्या है देखिए, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट, ये प्रेजेंट वैल्यू है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो भी आपकी कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे अपन। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला ध्यान से देखिए, होल अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, जब सॉल्व करते हैं तब इजी लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए ये दो फिगर तो सेम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों फिगर तो यहाँ पे सेम है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको कैसे करते हैं सॉल्व। कॉस्ट ऑफ असेट है मान लीजिए 2 लाख, ये आपका आउटफ्लो हो गया। आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट 10% है 125,130। एक क्वेश्चन है, उसकी कैश इनफ्लो अपन ने लिए थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी अपन ने और कितना आया 125,130 आया 10% पे। और एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट 15% 115,340। तो ये लोअर डिस्काउंट रेट है LDR, ये हायर डिस्काउंट रेट है HDR। तो LDR HDR पे आपकी कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है। IRR एक ऐसी रेट होती है जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की दोनों बराबर होते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा आउटफ्लो है 1,20,000 का 120 का, तो हमें एक ऐसी रेट चाहिए जहाँ पे इनफ्लो भी कितना आ जाए 1,20,000 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, दो रेटें निकाल लेते हैं, ठीक है। एक रेट निकाल लेते हैं जिसमें इनफ्लो थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1,20,000 से, और एक रेट ले लेते हैं जहाँ पे इनफ्लो कम होगा 120 से। तो बीच में 120 मतलब आना चाहिए कहीं ना कहीं, जो कॉस्ट ऑफ असेट है वो बीच में आ जाए, एक ऐसी रेट ढूंढो। तो 10 और 15 है अपनी। तो लोअर डिस्काउंट रेट हो गई 10%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट 125,130 हो गई, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब जो कॉस्ट होती है वो माइनस कर दिया अपन ने, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट हायर डिस्काउंट रेट, और इनटू हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। मतलब जब आप 15 माइनस 5 करेंगे, वो 15 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 5। इसको सॉल्व कर लो, बॉडमास का रूल है, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लो 5130 आ गया, फिर नीचे वाला माइनस कर लो 9790 आ गया, फिर ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में प्लस कर दो 10, तो 12.62 आया। मतलब आपकी प्रोजेक्ट की IRR कितनी आ रही है 12.62। हम लोग कैपिटल बजटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ रहे हैं, और उसमें आज हमारा टॉपिक है कि IRR मेथड में एक अजम्पशन होती है कि जो भी इंटरमीडिएट कैश फ्लो मिलेगा उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे IRR रेट पे, उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, MCQ में पूछते हैं एग्जाम में। इंटरमीडिएट कैश फ्लो मतलब जो बीच बीच में जो कैश फ्लो मिल रहे हैं हर साल, उसको हम लोग कहीं पे री इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कहीं
ऐसा तो है नहीं कि जो भी कैश फ्लो आएगा प्रोजेक्ट से, हम हर साल जो भी कैश फ्लो कमाएंगे उसको हम कहीं तिजोरी में रख देंगे, वो तो होगा नहीं, तो उसको हम कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करेंगे। आईआरआर एक अजम्पशन लेता है, एक आईआरआर की एक हिडन अजम्पशन होती है। क्या अजम्पशन होती है? कि जो भी हर साल कैश इनफ्लो मिलेगा उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे किस पे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इटसेल्फ, मतलब आईआरआर की रेट पे ही री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जैसे मान लीजिए एक असेट की कॉस्ट है 25,770, 3 साल की लाइफ है, तो ये 1 2 3 ये 3 साल के लिए कैश फ्लो आ रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कैश फ्लो, मतलब जो हर साल कैश फ्लो अराइज हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं। और आईआरआर क्वेश्चन में 10% आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है जो अजम्पशन मैंने ऊपर बताई है कि जो भी कैश फ्लो हैं आईआरआर कहता है कि उसको री इन्वेस्ट करेंगे आईआरआर पे। तो आईआरआर क्वेश्चन में कितनी रखी है? 10%। तो हम कह रहे हैं कि आईआरआर मेथड कहता है कि जो भी बीच बीच में कैश फ्लो मिल रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उसको री इन्वेस्ट करा जा रहा है 10% पे। इसको प्रूफ करके दिखाओ। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम लोग है ना री इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में पैसा मिल रहा है 10,000, तो इसको री इन्वेस्ट करेंगे, इसकी कंपाउंडिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अमाउंट को ले जाते हैं थर्ड ईयर के अंदर। तो थर्ड ईयर में कैसे लेके जाएंगे? 10,000 फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रहा है, थर्ड ईयर में लेके जाना है, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो इंटू 1.1 इंटू 1.1, मतलब आप 10% प्लस कर दो, प्लस 10% कर लो, ऐसा कर लो 10,000 प्लस 10% प्लस 10%, वरना ऐसे नहीं करना चाहते तो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 एक ही बात है, तो 12,100 आ गया। सेकेंड ईयर में फिगर आएगा 12,000, तो इसकी कंपाउंडिंग कर लो, कितना आ गया अपने पास? तो 13,200। और थर्ड ईयर में कंपाउंडिंग करने की जरूरत नहीं है, थर्ड ईयर की तो वैल्यू सेम है, तो 34,300 आ गया। ये फ्यूचर वैल्यू आ गई, थर्ड ईयर के एंड में ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है, ईयर 0 पे लेके जाओ। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? पी फैक्टर से थर्ड ईयर के मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 है ना। तो अपन थर्ड ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाल लेंगे, कितनी आएगी? 25,770। आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 25,770 थी। इसका मतलब क्या है कि आईआरआर एक अजम्पशन लेता है कि जो भी हर साल कैश फ्लो आएगा उसको री इन्वेस्ट करा जा रहा है किस पे? आईआरआर इटसेल्फ पे, MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। थोड़ा सा कम जानते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक हिडन अजम्पशन होती है आईआरआर मेथड के अंदर कि जो भी बीच बीच में जो कैश फ्लोज मिल रहे हैं उसको री इन्वेस्ट किस रेट पे किया होगा? आईआरआर पे ही री इन्वेस्ट किया होगा। ये अजम्पशन लेता है आईआरआर मेथड। लेकिन आप बताइए स्टूडेंट, ये जो बीच बीच में कैश फ्लो मिल रहे हैं क्या रियलिटी में ये आईआरआर पे ही री इन्वेस्ट होते होंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आईआरआर तो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होती है, तभी तो एनपीवी हायर आती है, और तभी तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो 8 है तो आईआरआर 10 है, तभी तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। बट ये अजम्पशन कितना ठीक है कि जो भी कैश फ्लो मिल रहा है वो आप केवल हायर रेट पे री इन्वेस्ट करोगे, मतलब आईआरआर पे ही री इन्वेस्ट करोगे, तो ये कहना पूरी तरीके से सही तो नहीं है। तो इसलिए एक मॉडिफाइड आईआरआर जो है वो MIRR, वो बोलता है कि ये अजम्पशन जो है कि आप जो कैश फ्लोज को जो बीच बीच में मिल रहे हैं उसको आईआरआर पे ही री इन्वेस्ट करोगे, ये एक ओवरवेलमिंग अजम्पशन है, मतलब एग्जाग्रेटेड अजम्पशन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे MIRR बोलता है कि आप ऐसा अज्यूम करो कि ये जो बीच बीच में कैश फ्लो मिल रहे हैं इसको आईआरआर की जगह हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MIRR क्या बोलता है कि इंटरमीडिएट कैश फ्लो किस पे री इन्वेस्ट करें? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। और फिर आप दोबारा आईआरआर कैलकुलेट करो, क्योंकि पहले आईआरआर के हिसाब से तो अजम्पशन अलग थी, तो आईआरआर थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, अब ऑब्वियसली आईआरआर कम आएगा। तो जो नया आईआरआर आएगा उसे क्या बोलेंगे अपन? मॉडिफाइड आईआरआर। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 3 सालों का कैश फ्लो है 10,000, 12,000, 9,000, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 25,770। लास्ट वाला एग्जाम्पल लिया अपन ने, पहले जो लिया था। आईआरआर 10 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 है, तो अब MIRR निकालनी है। तो सबसे पहले इनकी आप फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, और फ्यूचर वैल्यू मानो कि 8% पे अब आप री इन्वेस्ट कर रहे हो इस कैश फ्लो को, ये वाली रेट से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई? 33,624 टोटल जब आपने कर दिया। और अब आप दोबारा आईआरआर कैलकुलेट करो। जब आप दोबारा आईआरआर कैलकुलेट करोगे तो उसे क्या बोलेंगे? MIRR। तो ये MIRR का फॉर्मूला होता है। बेसिकली यहाँ पे पावर सॉल्व कर रहे हैं अपन,
ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है और अपॉन कॉस्ट कर दिया, और ये पावर 3 मतलब 3 साल है, -1 किया, पावर सॉल्व करोगे तो आप 9.27 आएगा। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से, अगर आप कैलकुलेशन पे नहीं जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 थी, IRR 10 थी, लेकिन MIRR कितनी आई है 9.27। MIRR हमेशा जो है कॉस्ट IRR से जो है वो कम आती है। क्यों? क्योंकि हम री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसलिए। पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड मतलब कितने सालों में कॉस्ट असेट की रिकवर हो जाएगी। आपने सुना होगा, हम कई बार घर पे जब असेट्स कोई खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि ये असेट्स इतने साल में फ्री हो जाएगी। ठीक है, इसका मीनिंग मतलब क्या होता है कि कॉस्ट रिकवर होना पूरी की पूरी। तो पेबैक पीरियड यही बताता है कि कितने समय के अंदर कॉस्ट हमारी असेट से रिकवर हो जाएगी। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर हर साल जो कैश इनफ्लो है वो इक्वल है तो क्या होगा उस केस में। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ असेट है 1 लाख की और एनुअल कैश इनफ्लो है 20,000 का, मतलब 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और हर साल जो है कैश इनफ्लो आ रहा है 20,000। लाइफ मान लीजिए असेट की जो है 8 ईयर्स है, 8 सालों की लाइफ है, तो इसका पेबैक निकालना है। बताओ कितने सालों में असेट की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, 1 लाख सर लगा रहे हैं कॉस्ट और हर साल कैश इनफ्लो कितना हो रहा है 20,000, तो 5 साल का पेबैक आ गया। तो आपने सॉल्यूशन कैसे किया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आ गया 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के अंदर ये एसेट हमारी फ्री हो जाएगी। अगर आप सोचें थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में जाके कि 20,000 हर साल कैश इनफ्लो मिल रहा है, ठीक है, और 8 साल तक मिल रहा है, तो कितना मिलेगा टोटल कैश इनफ्लो 1,60,000, लेकिन कॉस्ट कितनी एसेट की 1 लाख। ठीक है, तो वो हमारी कॉस्ट फिर भी रिकवर कितने में हो रही है 5 ईयर्स में ही रिकवर हो रही है। तो इसे कहते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब कितने ईयर्स में कॉस्ट हमारी रिकवर हो रही है। अब इस मेथड में स्टूडेंट आपको एक दिक्कत नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी प्रेजेंट वैल्यू हमने किसी भी कैश इनफ्लो की नहीं निकाली। अब इसने तो एक तरीके से ही मान लिया कि आज कॉस्ट हम लगा रहे हैं 1 लाख और हर साल कैश इनफ्लो आ रहे हैं 20,000, और सिंपल तरीके से बोल दिया 5 साल में कॉस्ट 1 लाख की रिकवर हो जाएगी। लेकिन ये मेथड भूल गया कि 1 लाख तो आज लगा रहे हैं और 20,000 जो है हर साल टुकड़ों में आएगा, वही पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल में, चौथे साल में, 5वें साल में। तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से 1 लाख जो आज लगाए अपन ने वो और 1 लाख जो फ्यूचर में मिल रहे हैं वो सब इक्वल है। तो ऐसा रियलिटी में थोड़ी होता है। आप यहाँ पे इंटरेस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मेथड सिंपल तो है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो बस कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज पेबैक पीरियड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। लेकिन ये तब काम करेगा जब कैश इनफ्लो अलग है। मान लीजिए अगर कैश इनफ्लो अलग अलग है हर साल तो फिर अलग फॉर्मूला लगेगा। देखते हैं कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है हर साल, अलग अलग है, तो उस केस में पेबैक कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ असेट है 1 लाख की और ईयर 1 2 3 4 का कैश इनफ्लो देखा है 30 60 20 10। अब आप देखिए यहाँ पे कैश इनफ्लो अलग अलग है, हमें पता लगाना है कि पेबैक कितना है, मतलब ये 1 लाख की जो कॉस्ट है कितने सालों में रिकवर हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि पहले साल में 30, सेकेंड ईयर में 60, तो दोनों सालों में 90 रिकवर हो गई, थर्ड ईयर में 20 और रिकवर हो गई। तो इसका मतलब अगर देखें तो आंसर शुड बी बिटवीन 2 to 3 ईयर्स। ठीक है, कि भाई 2 से 3 साल के बीच में आंसर होना चाहिए। तो इसलिए हम क्योंकि टोटल लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का। जैसे पहले साल में 30,000 हो गया, दूसरे साल में 60, 30 + 60 कितना हो गया 90, 90 + 20 110, 110 + 10 120। तो हमने देखा कि कॉस्ट 1 लाख कितने में रिकवर हो रही है 2 से 3 के बीच में। अब हमें एग्जैक्ट जानना है कि कितने सालों के अंदर एग्जैक्टली रिकवर हो रही है। तो मिनिमम कितने साल लग रहे हैं 2 ईयर्स, है ना, ध्यान से देखिए 2 साल लग रहे हैं। 2 साल बाद भी अनरिकवर्ड अमाउंट कितना है, कितना कॉस्ट अनरिकवर्ड रह रही है। 2 साल में अपन को 90,000 मिल जाएंगे और कॉस्ट कितनी है 1 लाख, तो अनरिकवर्ड कितना आ गया 10,000। कैसे आया 1 लाख माइनस 90,000। 2 सालों का कैश फ्लो क्यूमुलेटिव कर लिया था हमने और कॉस्ट थी 1 लाख की और ये जो 10,000 जो बचा है जो दूसरे साल में भी रिकवर नहीं हो पाया, ये कौन से साल में मिल रहा है तीसरे साल में। तीसरे साल में टोटल कैश इनफ्लो कितना मिल रहा है इंडिविजुअली 20,000। तो अगर आप बोलें कि भाई
यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ये एक तरीके से यूनिटरी मेथड है। ये क्या बोल रहा है कि 10,000 हमें थर्ड ईयर के अंदर मिल रहे हैं, है ना, और टोटल थर्ड ईयर में कितने मिल रहे हैं, 20,000। तो 10,000 मिलने में कितना टाइम लगेगा, टोटल 12 महीने में कितने रिकवर हो रहे हैं थर्ड ईयर के अंदर, 20,000। तो हमें 10,000 रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 0.5 ईयर, आप कह सकते हो 6 मंथ। तो आंसर शुड बी 2.5 ईयर। ये इस तरीके से सॉल्व होता है कि पहले चेक कर लो मिनिमम कितने साल लगेंगे और फिर चेक कर लो रिमेनिंग कितने ईयर्स बाकी है। पोस्ट पेबैक मेथड। पोस्ट पेबैक मतलब कि कॉस्ट रिकवर होने के बाद कितना कैश इनफ्लो मिलेगा, मतलब पूरी जितनी भी लाइफ है उसमें जो भी कैश इनफ्लो मिल रहा है, टोटल कैश इनफ्लो कर देंगे, उसमें से लेस कर दें कॉस्ट ऑफ असेट्स, तो कितना कैश इनफ्लो मिलेगा उसे बोलते हैं पोस्ट पेबैक पीरियड। पोस्ट पेबैक मतलब अगर अपन सिंपल टर्म्स में समझे तो कि एक तो होता है पेबैक। पेबैक मतलब कि असेट की कॉस्ट रिकवर होने में कितना टाइम हमें लग रहा है, लेकिन कॉस्ट रिकवर होने के बाद जो कैश इनफ्लो मिल रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, पोस्ट पेबैक। पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक असेट है उसकी कॉस्ट है 3 लाख, ठीक है, और ये जो कॉस्ट है ये प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई दोनों की सेम है। असेट को अपन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट की कॉस्ट सेम है और कैश इनफ्लो लेकिन अलग अलग है। ईयर 1 2 3 4 4 साल की लाइफ है, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। ऐसे ही सेकंड जो वाई प्रोजेक्ट है उसमें भी कैश इनफ्लो दे रखा है। अब हमें पोस्ट पेबैक निकालना है, तो पोस्ट पेबैक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल कैश इनफ्लो है पूरा कैश इनफ्लो जोड़ देंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ असेट लेस कर देंगे। तो टोटल कैश इनफ्लो चारों सालों का जोड़ दो आप, प्लस कर दो, तो आएगा 5,80,000 प्रोजेक्ट एक्स का। उसमें से आपने कॉस्ट लेस कर दी 3 लाख, तो पोस्ट पेबैक आ गया 2,80,000। ऐसे ही प्रोजेक्ट वाई का टोटल कैश इनफ्लो कर दिया 4,60,000 आया, 460 में से कॉस्ट लेस कर दी 3 लाख, तो कितना आ गया 1,60,000 आ गया। तो पोस्ट पेबैक आपके पास आ गया है। अगर आपसे पूछें कि पोस्ट पेबैक के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है कि कौन सी असेट अच्छी है, प्रोजेक्ट एक्स अच्छा है कि प्रोजेक्ट वाई, तो आप बताओ क्या बोलोगे। प्रोजेक्ट एक्स में पैसा मिल रहा है 2,80,000 बाद में, ठीक है, और प्रोजेक्ट वाई में कॉस्ट रिकवर होने के बाद कितना पैसा मिल रहा है 1,60,000। तो दोनों में से बेटर क्या है, ऑब्वियसली सर जिसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा, प्रोजेक्ट एक्स ज़्यादा बेटर है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। स्टूडेंट हमने पेबैक पीरियड पहले डिस्कस किया था क्लास में, उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करा जाता, मतलब जो पीवी फैक्टर होता है, डिस्काउंट रेट होती है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है, बाकी सब चीज़ें पेबैक पीरियड मेथड की तरह ही होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक असेट है, उसकी कॉस्ट है 5,50,000, 5.5 लाख, और 4 साल की लाइफ है। हर साल के कैश इनफ्लो अपन को दे रखे हैं, पी फैक्टर है 10%, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अपन को निकाल के दिखाना है। तो वापस से आप कैश इनफ्लोज को लिख लीजिए इधर, यहाँ पे पी फैक्टर 10% है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करा अपन ने, तो 0.909, 0.826, 0.75, 1.683 आ गया। तो जो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो कैश इनफ्लो को हमने पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। पेबैक में क्या करते थे हम, बस जो कैश इनफ्लो है उसको क्यूमुलेटिव कर देते थे और चेक करते थे कितने साल के अंदर असेट की कॉस्ट रिकवर हो रही है। यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव किसको करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को, क्योंकि ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है। तो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला, तो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, इन दोनों को प्लस कर देंगे, थर्ड ईयर में इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो 526 आ गया। फोर्थ ईयर में चारों को प्लस कर दिया। अब हमारी कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है, कॉस्ट ऑफ असेट है 5.5 लाख, 5,50,000। तो बताइए ध्यान से देख के कि 5,50,000 कौन से ईयर में रिकवर हो रही है। क्या फर्स्ट ईयर में हो रही है, नहीं, सेकंड ईयर में भी नहीं हो रही, थर्ड ईयर में नहीं हो रही है, और फोर्थ ईयर, मतलब आंसर देखो थर्ड से फोर्थ के बीच में है, 5,50,000 इन दोनों के बीच में रिकवर हो रहा है। सो आंसर कितना है, 3 से 4 साल। तो अब हम यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे पेबैक पीरियड का। 3 साल कम से कम लगेंगे। कॉस्ट कितनी थी हमारी 5,50,000, 3 साल बाद रिकवरी कितनी हो रही है 526,850 की, ठीक है। तो अगर हमने ये चेक किया माइनस करने के बाद, तो ये अनरिकवर्ड अमाउंट आ गया 23,150, मतलब 3 साल बाद भी हमारा कितना अनरिकवर्ड अमाउंट है 23,150। और ये कौन से साल में रिकवर्ड होगा, फोर्थ ईयर में, 68,300 फोर्थ ईयर का इंडिविजुअल कैश इनफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 + 23,150 डिवाइडेड बाय
68,300, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.339 ईयर्स। तो ये आ गया हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। मतलब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फिर उसका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाल के चेक करना है कि कितने साल के अंदर कॉस्ट रिकवर हो रही है। तो पेबैक से ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। हाउ टू कैलकुलेट द कैश इनफ्लो इन कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। स्टूडेंट्स, हमने जितने भी मेथड पढ़े, चाहे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ले लो, IRR मेथड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक, सब में एक वर्ड यूज़ होता है कैश इनफ्लो। जैसे हमने पढ़ा NPV मेथड, तो NPV मेथड का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम ये कैश इनफ्लो कैसे निकालें, जितने भी मेथड्स हैं, तो फॉर्मूला तो ठीक है हर मेथड का, लेकिन कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, आज हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। पहले साल में कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, दूसरे ईयर में कोई ना कोई आउटपुट होगा। मतलब मशीन जो है, जो प्रोजेक्ट है, वो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा, हम उसको सेल करेंगे। तो सबसे पहले सेल होगी, सेल में से कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी। आपको पता होना चाहिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आता है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिर हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट होगी, सैलरी पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, PBDT, या इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जबकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, फिर भी हम डेप्रिसिएशन को लेस कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कोई कैश तो जाता नहीं है बाहर बिजनेस के, लेकिन उसको लेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उससे टैक्स सेव होता है। फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, उसमें से लेस करेंगे टैक्स। अगर आप डेप्रिसिएशन लेस कर चुके हैं तो आप सोच पाएंगे कि टैक्स जो है उसकी वजह से कम लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक एक्सपेंस मानता है, और उसकी वजह से टैक्स जो है वो रिड्यूस होता है, तो कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट होगा। फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड बैक होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेप्रिसिएशन पहले लेस हुआ है, फिर वापस से ऐड बैक हो रहा है। डेप्रिसिएशन लेस क्यों हुआ था? क्योंकि उससे टैक्स सेव होता है। डेप्रिसिएशन लेकिन लेस होने के बाद ऐड बैक क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। और हम लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर कैश इनफ्लो निकाल रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? कैश इनफ्लो निकालना। तो हमने जब नॉन कैश एक्सपेंस लेस कर दिया तो उसको दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यही हमें चाहिए। इसी को बोलते हैं कैश इनफ्लो, इसी को बोलते हैं कैश इनफ्लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने डेप्रिसिएशन लेस क्यों किया? क्योंकि हमें टैक्स सेव होता है। और वापस से ऐड बैक क्यों किया? क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब ARR। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी ROI का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। मतलब हमने कितना कहीं पे लगाया, पैसा कितना इन्वेस्ट किया और हमें उसके बदले कितना रिटर्न मिला। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये जो ARR होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला बेस होता है। इस फॉर्मूले का मतलब एग्जैक्टली जो है फिगर्स वो क्या है? एवरेज PAT, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसे आप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एवरेज PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और ये आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। आप देखेंगे कि अपन ने क्या किया है, बेसिकली जो भी रिटर्न है, प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न मिल रहा है, उसमें हमने डिवाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट का। तो एक तरीके से ROI का फॉर्मूला हो गया ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो, कि जो रिटर्न मिला अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करके। अब ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, या फिर इसका बेसिकली एवरेज करने का क्या मतलब है? एवरेज मतलब जैसे अलग अलग साल के प्रॉफिट्स हैं, हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और हर साल अलग अलग जो है प्रॉफिट मिल रहा है हमें उस प्रोजेक्ट से। तो हम जैसे मान लो 5 साल हैं, तो टोटल प्रॉफिट करेंगे डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स कर देंगे, ठीक है? तो एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज, सिंपल एवरेज करना है, कोई वेटेड एवरेज का चक्कर नहीं है। अब बात आती है PAT क्या होता है सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी आप ध्यान देंगे तो हमने जितने ही मेथड पढ़े हैं, चाहे NPV मेथड ले लीजिए, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, MIRR, जो भी मेथड है, पेबैक, पोस्ट पेबैक, सारे के सारे मेथड्स में हमने हर जगह पे लिया है, वर्ड यूज़ किया है कैश इनफ्लो। लेकिन ये अकेला ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या ले रहे हैं? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स।
मतलब ये कैश प्रॉफिट पे बेस नहीं है, ये बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग पीएटी यूज़ कर रहे हैं ना कि कैश इनफ्लो। डिफरेंस क्या था पीएटी और कैश इनफ्लो में? हम पीएटी निकालने के बाद जब डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते थे दोबारा, तब जाके कैश इनफ्लो आता था। ठीक है, तो ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पीएटी यूज़ हो रहा है, कैश इनफ्लो यूज़ नहीं हो रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट प्लस असेट की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। स्क्रैप वैल्यू बोल लो, साल्वेज वैल्यू बोल लो, तो इन दोनों को प्लस करके सिंपल एवरेज कर दिया हमने, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? एवरेज पीएटी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला जो है, इससे आपका आंसर परसेंटेज में निकलेगा। ये बता रहा है कि कितना हमें प्रोजेक्ट एक तरीके से रिटर्न दे रहा है, बट ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस है। प्रोजेक्ट में लाइफ डिस्पैरिटी है, मतलब दो प्रोजेक्ट हमारे सामने और दोनों की लाइफ अलग अलग है, तो उस केस में कैसे डिसीजन लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी है, दोनों की कॉस्ट सेम है, 50,000 50,000 है, लेकिन देखिए प्रोजेक्ट ए की जो लाइफ है वो 2 साल है, प्रोजेक्ट बी की लाइफ है 5 साल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 15%। अब उनको एनपीवी निकालनी है। अब आप ये बात बिल्कुल इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बी की लाइफ 5 साल है ना, और ए की 2 साल, तो कैश इनफ्लो अगर अपन डिस्काउंटिंग करेंगे तो किसके ज़्यादा आएंगे? प्रोजेक्ट बी के ज़्यादा आएंगे। तो लेकिन ये डिसीजन फेयर डिसीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में प्रोजेक्ट बी हो सकता है, प्रोजेक्ट बी को लगेंगे 5 साल। अगर प्रोजेक्ट ए जो है 2 साल में हो जाएगा तो वो वापस से रिपीट हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट ए जो है वो 2.5 बार कंप्लीट हो सकता है, 2.5 टाइम कंप्लीट हो सकता है प्रोजेक्ट बी के बराबर 5 साल के अंदर। ठीक है ना, मतलब पहले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट ए, फिर वापस अपन प्रोजेक्ट ए को कर सकते हैं एक और बार 2 साल में, और एक बार आधा भी कंप्लीट हो सकता है। तो 2.5 प्रोजेक्ट ए हो सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट बी एक हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एनपीवी निकालते हैं, मतलब एक साल का एवरेज एनपीवी निकालते हैं। ठीक है ना, मतलब पहले प्रोजेक्ट ए की एनपीवी निकाल लेंगे, फिर बी की निकालेंगे, और फिर उसका एवरेज करेंगे। लेकिन एवरेज करने के लिए अपन यहाँ पे एनपीवी से डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 या डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 5 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे? एन्यूटी फैक्टर से। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं? एन्यूटी फैक्टर से। थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। वैसे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इक्विवेलेंट एनपीवी निकालना। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट एनपीवी निकालना। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जैसे चाहे यूएससीए में है चाहे एसीसीए का पेपर है, दोनों में काम में आता है। तो एनपीवी निकाल लीजिए। जैसे प्रोजेक्ट ए की आप एनपीवी निकालेंगे तो पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी 56,332, है ना। ये दोनों साल के जो कैश इनफ्लोज है उसको डिस्काउंटिंग कर दी 15% पे, उसमें से कॉस्ट लेस कर दिया, ये एनपीवी आ गई। ये एनपीवी आ गई डिवाइडेड बाय 1.16257। ये कैसे किया? 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू एम प्लस 2 साल का हमें क्यूमुलेटिव फैक्टर लेना है, एन्यूटी फैक्टर लेना है। तो एक साल की जो इक्विवेलेंट एनपीवी आएगी वो आएगी 3881, 3881। ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल दी, वो आ गई 14,299। उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर का 3.352, तो इक्विवेलेंट एनपीवी आ जाएगी। फिर भी बेटर प्रोजेक्ट ये है क्योंकि इक्विवेलेंट एनपीवी ज़्यादा इसकी आ रही है बी की। मान लीजिए 2 मशीनें हैं हमारे सामने और दोनों की कॉस्ट, एक की है 15 और एक की है 10 लाख। एक मशीन एक्स है, एक मशीन वाई है। लाइफ 3 साल 2 साल है, और रनिंग कॉस्ट जो है वो 4 लाख और 6 लाख है। अलग अलग रनिंग कॉस्ट है, और ये पर एनम है, मतलब हर साल रनिंग कॉस्ट लगेगी। ये देखेंगे आप ध्यान से, तो 4 लाख रुपए लगेंगे 3 सालों के लिए और 6 लाख रुपए लगेंगे 2 सालों के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9%। आपको इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारी रनिंग कॉस्ट है 4 लाख रुपए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एन्यूटी फैक्टर से। एन्यूटी फैक्टर कैसे? 9% का कितने सालों का, यहाँ पे देखिए आप 3 सालों का, तो 9% का आप 3 सालों का पीवी फैक्टर निकालेंगे, एन्यूटी निकालेंगे तो 2.531 आएगा। आपने मल्टीप्लाई किया, और कॉस्ट भी आपकी एक लगी रही है इनिशियल कॉस्ट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की है कि रनिंग कॉस्ट भी कॉस्ट होती है और कॉस्ट ऑफ असेट्स तो कॉस्ट है ही। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें प्लस हो जाएगी। यहाँ पे इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। तो टोटल आउटफ्लो कितना आ गया? 25,12,400 का। अब हम लोग अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे करेंगे? एन्यूटी फैक्टर का डिवाइड कर देंगे। एन्यूटी फैक्टर कितना है? 2.531।
ठीक है, यही वाला एन्युटी फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और आपकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ जाएगी 9,92,651। ऐसी दूसरी मशीन के साथ करेंगे। दूसरी मशीन की लाइफ कितनी थी, 2 साल की, तो 10 लाख कॉस्ट है, 2 साल की लाइफ है, तो 2 साल का एन्युटी फैक्टर निकालेंगे आप 9% के रेट से, तो 1.759 आ जाएगा। उसको हम 6 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, रनिंग कॉस्ट एनुअल है 2 साल के हिसाब से, और ये 10 लाख जो इस इनिशियल कॉस्ट है इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा 20,55,400। इसमें डिवाइड कर देंगे एन्युटी फैक्टर का, तो एनुअल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ गई है। अब बताइए कौन सा प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट कम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे एनुअल मतलब यहाँ पे एनपीवी नहीं है, यहाँ पे एक तरीके से कॉस्ट है, तो कॉस्ट कम वाली लेते हैं। जैसे हम एनपीवी ज़्यादा वाली प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट है, तो कॉस्ट क्या लेंगे, कम वाली। तो मशीन एक्स जो है वो हमारे लिए प्रोजेक्ट जो है मशीन एक्स हमें एक्सेप्ट करना है, ना कि वाई, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम आ रही है। वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब कैपिटल बजटिंग, और इसमें हम समझते हैं आज कि अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल जो है वो बिजनेस में लगाई है, किसी प्रोजेक्ट में लगाई है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। पहली बात तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है, जो अमाउंट हम लोग डे टू डे बिजनेस में काम में लेते हैं, जैसे स्टॉक, आपका डेटर्स, कैश, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये वर्किंग कैपिटल होती है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वर्किंग कैपिटल की नीड रहती है, क्योंकि इन्वेंटरी भी परचेज करनी पड़ेगी आपको। आप गुड्स बेचोगे तो हो सकता है कि क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो डेटर जनरेट हो रहे हैं, कुछ कैश भी रखना पड़ेगा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। तो वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है कैपिटल बजटिंग में, वो देखते हैं। तो पहली बात तो वर्किंग कैपिटल एक आउटफ्लो होता है। जैसे ही हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी लगाई जाती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में तो आउटफ्लो है, मतलब 0 ईयर में तो एक आउटफ्लो है, कैश जा रहा है। लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल एक कैश इनफ्लो बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट रिलीज हो जाता है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो जो आपके पैसे फंसे हुए थे स्टॉक में, डेटर्स के अंदर, वो सारे पैसे लास्ट में रिलीज हो जाते हैं। तो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एक बार वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो होता है स्टार्टिंग में, और लास्ट ईयर के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है वो इनफ्लो होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक असेट की कॉस्ट है 50,000 की, वर्किंग कैपिटल 12,000 की रिक्वायर्ड है, और हर साल कैश इनफ्लो 20, 30, 10 और 15 हो रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है। आपको एनपीवी निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अब ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये एक बार तो आउटफ्लो है, तो 50,000 के साथ ये कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो कॉस्ट आपकी 62,000 इस तरीके से हो जाएगी। और लास्ट ईयर के अंदर, 4th ईयर के अंदर, ये 15,000 के साथ इनफ्लो बन जाएगा, कैश इनफ्लो, तो 12,000 और जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। तो देखेंगे अपन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 4th ईयर में हमने इसको इनफ्लो मान लिया। पी फैक्टर 10% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया पी फैक्टर से। ये चारों की चारों प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किया, और कॉस्ट जो है वर्किंग कैपिटल को इंक्लूड करते हुए 62,000 आ गई। तो हमारे सामने नेट प्रेजेंट वैल्यू आई 6911 की। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा देना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल सिंपली क्या होता है, शुरुआत में आउटफ्लो और लास्ट ईयर में इनफ्लो। थैंक यू।